नमस्कार दोस्तों, स्टडी माइंड्स में आपका स्वागत है। आज हम यूपीपी कांस्टेबल की जो 53,000 की भर्ती है उसके बारे में कुछ बात करने वाले हैं कि इसका सिलेबस क्या है और हम इसकी तैयारी कैसे कर सकते हैं ताकि अपने सीट को सुनिश्चित कर सकें, हम नौकरी पा सकें। तो इसके बारे में बात करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता दूं। जैसे 2018 और 2019 दोनों बार जो यूपीपी का एग्जाम हुआ था, इन दोनों बार मेरा सिलेक्शन हुआ था और अच्छे खासे नंबरों से हुआ था। आपको स्क्रीन पर मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी डीवी और मेरा ज्वाइनिंग लेटर दिख रहा होगा। अब बात यह आती है कि इसको बताने की जरूरत थी क्यों। तो इसके दो कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि सोशल मीडिया का जमाना है, कोई भी आता है कुछ भी बोलकर चला जाता है, तो बातों की ऑथेंटिसिटी नहीं रह जाती है। तो जो बंदा सामने वाला बात कर रहा है, ऑथेंटिक बात है, सही बात है कि नहीं है, हम उस पर भरोसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो पहला कारण तो यह है। दूसरा कारण यह है कि क्या इतनी बड़ी भर्ती है जिसमें लाखों प्रतिभागी, लाखों युवा अपने भविष्य को आजमाएंगे, फ्यूचर को आजमाएंगे। तो इतनी बड़ी भर्ती है, इतने लाखों युवा भाग लेंगे, तो क्या उसके बारे में मुझे कुछ पता है, मुझे कुछ ज्ञान है कि नहीं है कि इसके बारे में मैं कुछ बात कर सकूं। या ऐसा तो नहीं है कि लाखों युवा प्रतिभागी भाग लेंगे और मैं उनको मिसगाइड करूं। तो ये दो कारण रहे हैं बताने के लिए। अब देखिए इसके बारे में कुछ और बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं कहूं मुझे वाराणसी से जाना है दिल्ली जाना है, तो इसके तीन रास्ते हैं। या तो आप गूगल मैप लगा लें, गूगल मैप की सहायता से आप सीधे बिना किसी से पूछे दिल्ली पहुंच जाएं। लेकिन यहाँ पे एग्जाम की बात हो रही है, परीक्षा की बात हो रही है, तो सबके पास गूगल मैप तो होता नहीं है कि माइंड में फिट है कि हम परीक्षा कैसे पास करेंगे, वो हमको रास्ता दिखा देगा, ऐसा होता नहीं है। तो ये ऑप्शन तो यहीं कट हो जाता है। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आप किसी से पूछें। अगर जिससे पूछ रहे हैं वह इस रास्ते पर गया है, तो क्योंकि उसको जब यहाँ से वाराणसी से दिल्ली जा चुका है, उसको रास्ते का पता है, तो आपको सही रास्ता बताएगा। और रास्ते का पता नहीं, सही रास्ता बताएगा जिससे आप अपने मंजिल तक पहुंच जाएंगे। और मान लीजिए कि किसी ऐसे कैंडिडेट से पूछ रहे हैं, या कोई ऐसा कैंडिडेट है या आदमी है जिससे आप रास्ता पूछ रहे हैं, उसको खुद कभी रास्ते का अंदाजा है नहीं, उस रास्ते पर गया नहीं है, तो हो सकता है कि उसको कोई बताया हो तो आपको सही रास्ता बता सकता है, सही रास्ता बता दे। या हो सकता है वह गलत रास्ता भी बता सकता है। सही रास्ता बताया तब तो ठीक है, और गलत रास्ता बताएगा तो हमको जाना है बनारस से दिल्ली, तो हम बनारस से दिल्ली ना पहुंचकर हम कहीं और पहुंच जाएंगे, मान लीजिए चेन्नई, मुंबई, कहीं और पहुंच गए। तो इस वजह से ये बात बताने की जरूरत महसूस हुई। अब हम बात करते हैं जो सिलेबस है यूपीपी कांस्टेबल का, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, ये जो एग्जाम है हमारा, सबकी अपनी कर्मभूमि होती है और सभी अपनी कर्मभूमि के आधार पे युद्ध करते हैं। जैसे हम यहाँ परीक्षार्थी हैं, अपने एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं और हमारा कर्म है एग्जाम देना, और हम जो युद्ध करते हैं, जो अन्य प्रतिभागी होते हैं उनसे युद्ध करते हैं और उन पर विजय प्राप्त करके अपनी सीट को सुनिश्चित करना चाहते हैं ताकि हमारी नौकरी हो जाए। जैसे जो नेता होते हैं उनका जो युद्ध होता है, चुनावी क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र में जाते हैं और अधिक से अधिक जनता को अट्रैक्ट करने के लिए तरह तरह के वादे करते हैं, प्रलोभन देते हैं, ताकि अधिक से अधिक जो नागरिक हों उनको वोट दें और वो विजयी हो जाए। ठीक यही बात यहाँ भी लागू होती है एग्जामिनेशन हॉल में, कि हम अधिक से अधिक प्रश्नों को हल कर सकें ताकि हम अपने नंबर को बढ़ा सकें और अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित कर सकें। तो ये होगा कैसे? इसके कुछ नियम होते हैं, क्योंकि ये भी एक प्रकार का युद्ध है, तो युद्ध के कुछ नियम होते हैं। और सबसे पहला और जो मेन नियम है वह है, यहाँ पे लिखा हुआ है, अपने चुनौतियों को, समस्याओं को या अपने शत्रु की पहचान सबको होनी चाहिए। हम अपनी समस्याओं को नहीं जानेंगे तो हम उसका समाधान निकाल ही नहीं पाएंगे, चुनौतियों को नहीं जानेंगे तो उनका भी समाधान नहीं कर सकते, और शत्रु की पहचान नहीं कर पाएंगे कि कौन शत्रु है कौन मित्र है, तो हम क्या करेंगे, धोखा खा जाएंगे और मेरी हार निश्चित है। तो अब ये बात आती है कि चुनौती, समस्या और शत्रु की पहचान होगी कैसे? तो इसकी पहचान हमें सिलेबस के रूप में होती है, क्योंकि हमको इन्हीं पर विजय प्राप्त करनी होती है। तो हमारे शत्रु कौन है? सिलेबस है। हमारी समस्या कौन है? सिलेबस है। और हमको इन्हीं पर विजय प्राप्त करनी होती है। एक एग्जाम्पल के माध्यम से इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। महाभारत में जो कुरुक्षेत्र का मैदान था, युद्ध हुआ था, उसमें अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, हे माधव, जरा रथ रोकिए, मैं रथ से उतरकर
इस पूरी की पूरी रणभूमि का निरीक्षण करना चाहता हूँ कि जिससे मुझे युद्ध करना है, कौन हमारे शत्रु हैं, कौन हमारे अपने हैं, कौन कितना ताकतवर है। मतलब हम एक पूरे के पूरे रणभूमि का ओवरव्यू लेना चाहते हैं, निरीक्षण करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, ताकि हम ऐसा ना हो कि हम कहीं धोखा खा जाएं और हम हार जाएं। तो यहाँ भी यही हाल है, हमें अपनी जो शत्रु हैं या जो युद्ध का मैदान है इनसे हमको लड़ना है और इनके बारे में हमको अंदाजा होना चाहिए कि ये क्या हो सकते हैं, कैसे हम इन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, किस शस्त्र से हमला करेंगे, किसको किससे मारेंगे। तो इसके लिए हमारे पास सिलेबस है, इसके बारे में हम अभी विस्तार से बात करेंगे। दूसरा युद्ध का नियम क्या है, युद्ध हमेशा बराबरी वालों में होता है। जैसे एक राजा दूसरे राजा के साथ ही युद्ध कर सकता है, ऐसा नहीं है कि एक राजा किसी किसान से या मजदूर से युद्ध करने लगेगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि उसको दूसरे के राज्य क्षेत्र पर अधिकार करना होता है। यहाँ भी वही हाल है, आप युद्ध करने जा रहे हैं तो जो समान प्रतिभागी हैं उनसे युद्ध करेंगे और उनसे अपनी सीट को छीनेंगे, सुनिश्चित करेंगे। तो कहने का मतलब ये है, ये तो रही बात युद्ध के मामले में। और यहाँ पे कैसे लागू होता है कि जो बराबरी है, जिस लेवल का एग्जाम है उस लेवल में हमको तैयारी करनी होती है। ऐसा नहीं कि हिंदी पूछ रहा है नॉर्मल कांस्टेबल लेवल का जो लेवल है और हम पढ़ रहे हैं पीएचडी लेवल का, रीजनिंग पूछ रहा है कि कांस्टेबल लेवल का, हम पढ़ रहे हैं कैट लेवल का। तो इससे हम अपनी एनर्जी को नुकसान ही करेंगे, उसका हम उपयोग नहीं कर पाएंगे। ये तो रही बात। और तीसरी बातें होती है, हमको युद्ध का जो नियम है, उत्साह और अपने अंदर एनर्जी होनी चाहिए और साथ ही साथ अपने पर भरोसा होना चाहिए। क्योंकि जब हमको अपने ऊपर ही भरोसा नहीं है तो हमारे आस पड़ोस वाले, बगल वाले, घर वाले कहाँ से भरोसा कर सकते हैं। इसीलिए अपने ऊपर भरोसा, कॉन्फिडेंस होना चाहिए ताकि हम युद्ध को जीत सकते हैं। तो ये तो रही बात युद्ध के नियम और ये बात यहाँ पे लागू होती है। अब ये होता है कि जो हमारा सिलेबस है इसमें हिंदी है, इससे 37 प्रश्न पूछेगा, 37 प्रश्न, रीजनिंग से 37 प्रश्न, यहाँ लिखा हुआ है 37, लेकिन 37 पूछता नहीं है, इससे कुछ ज्यादा पूछता है। तीसरा लिखा हुआ है मैथ्स, इससे 38 क्वेश्चन पूछता है, लेकिन 38 क्वेश्चन आता है लेकिन पूछता कम है। 19 और 19 दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। कोर जो मैथमेटिक्स के प्रश्न होते हैं इसमें 19 और जो 19 प्रश्न यहाँ पे हैं तो यह चले जाते हैं रीजनिंग वाले सेक्शन में। ये जो टॉपिक है 19 ये रीजनिंग वाले पार्ट्स के हैं। इस प्रकार मैथ्स से केवल 19 प्रश्न ही पूछता है और इसका जो 19 है वे मैथ ना होकर रीजनिंग के लेवल के होते हैं। तो अभी हम बात करेंगे कि कितने क्वेश्चन रीजनिंग से हो जाते हैं टोटल। और तीसरा है जीके जीएस या इसको जीए भी कह सकते हैं आप, इससे 38 प्रश्न पूछता है। अब बात आती है कि क्या हमको हिंदी पूरी पढ़नी है, हमको रीजनिंग पूरा पढ़ना है, मैथ पूरा पढ़ना है, जीके जीएस पूरा पढ़ना है। ऐसा नहीं है मेरे भाई, पूरा नहीं पढ़ना है। और हम पूरा पढ़ने लगेंगे तो हिंदी में पीएचडी होती है, रीजनिंग में, मैथमेटिक्स में, जीके जीएस में, हर सेगमेंट में पीएचडी होती है और पीएचडी करने में सालों लग जाते हैं। तो क्या हम कांस्टेबल के एग्जाम के लिए सालों प्रिपरेशन करेंगे, सालों तैयारी करेंगे? तो ऐसा नहीं है, सालों हम तैयारी नहीं करने वाले हैं। तो ये हमें पता कैसे चलेगा कि किस लेवल पे, किस बराबरी के प्रश्न यहाँ पे युद्ध के नियम की बात किए थे कहाँ से आते हैं। तो ये हमें पता चलेगा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होता है, PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उससे आपको अंदाजा लगेगा कि कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। और चैप्टर में, एक चैप्टर में कई टॉपिक होते हैं, कई हेडिंग होती हैं। जब इसको आप सॉल्व करेंगे 2 बार 3 बार तो आपको यह अंदाजा लग जाएगा कि हाँ इस चैप्टर से कौन सा टॉपिक या कौन सा हेडिंग इंपॉर्टेंट है, जिससे हर साल प्रश्न पूछता है और बाकी चीजों को आप छोड़ सकते हैं। तो अपने तैयारी के दौरान सिलेबस बहुत जरूरी है और बात ये आती है PYQ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं, इतने जरूरी होते हैं कि इसके बिना हम सिलेक्शन की उम्मीद नहीं कर सकते हैं किसी भी कीमत पर। अब बातें आती है PYQ और प्रैक्टिस सेट दोनों बराबर नहीं होते हैं। आपको अभी प्रैक्टिस सेट की तरफ नहीं जाना है। मैं कहूँ, मैंने ही बाजार में अपना प्रैक्टिस सेट लॉन्च किया हुआ है, तो आप ऐसा ना करें कि प्रैक्टिस सेट लेकर आए उसको लगाना शुरू करें। सबसे पहले आप PYQ लेकर आए और इसको लगाएं, क्योंकि जो भर्ती बोर्ड है, भर्ती बोर्ड का पेपर यही है और इससे उसकी मानसिकता पता चलती है कि कहाँ से प्रश्न वो बनाएगा। आप 2 बार 3 बार लगाएंगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा। बाकी आगे आने वाले वीडियो में मैं इसका आपको कराऊंगा कि हम कैसे इसमें पहचान सकते हैं कि हिंदी के कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आप नहीं पहचान सकते, आप जब 2-3 बार उसको पढ़ेंगे तो आप भी पहचान ले जाएंगे कि कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो अब यहाँ आती है
कि हिंदी, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, जीके, जीएस से हमारा सिलेबस हो गया और सिलेबस में क्या इंपॉर्टेंट है, कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ये हमको बताएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इतना तो रही बात इसकी। अब ये बात करते हैं हम स्कोरिंग सब्जेक्ट की। हम इसके बारे में स्पेशल वीडियो बनाएंगे कि कैसे आप पहचानेंगे, एक एक करके बताता रहूंगा आपको। स्कोरिंग सब्जेक्ट क्या क्या है। तो स्कोरिंग सब्जेक्ट है यहाँ पे दो हैं, एक है हिंदी, दूसरा है रीजनिंग। हिंदी से 37 प्रश्न पूछता है और रीजनिंग से 37 मैं यहाँ पे कहा था, और यहाँ पे 19 प्रश्न जो मैथमेटिक्स में आता है वो उसका लेवल रीजनिंग का होता है। तो टोटल मिलाकर 37 और 19 56 हो जाते हैं। इस प्रकार आप देखें हिंदी और रीजनिंग से टोटल मिलाकर 93 प्रश्न पूछता है, 93 प्रश्न। और ये दोनों टॉपिक सबसे आसान है। अगर आप 1.5 घंटा मेहनत करें और 2 महीना मेहनत कर लेंगे तो इस 93 में से बड़े आराम से 85-86 2 महीने की मेहनत में, 1.5 घंटे की मेहनत में आप कर सकते हैं। तो आपके स्कोरिंग ये सब्जेक्ट है। अब बातें आती है कि इससे 93 प्रश्न तो इसी से हो गए, बाकी जो इससे है इसमें हम क्या क्या पढ़ें, क्योंकि कुछ लोगों का मैथमेटिक्स कमजोर होता है या मैथ वो पसंद नहीं करते, या बहुत से लोगों को समझ में नहीं आती है, क्योंकि उनका माइंडसेट इस प्रकार का होता है कि मैथ समझने के लायक नहीं होते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सभी मनुष्य एक समान नहीं होते हैं। तो हम इसके बारे में 2-4 चैप्टर की बात करेंगे, इसमें कुछ टॉपिक्स की बात करेंगे। आगे आने वाले वीडियो में एक एक करके हम बनाते रहेंगे कि कैसे हम इसकी तैयारी करें, कौन सा टॉपिक पढ़ें, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो उसके बारे में हम बात करते रहेंगे। 85-86 क्वेश्चन यहाँ से आप कर ले जाते हैं और 15-20 क्वेश्चन इन दोनों को मिला के कर ले जाते हैं, मैथ और जीके जीएस। तो आप बड़े आराम से 105, 110 तक 105, 110 तक पहुँच सकते हैं। अगर आप 110 पहुंच जाते हैं तो आपका सिलेक्शन होना तय है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अभी अपना टारगेट, आप चाहे जनरल हो, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अपना टारगेट अभी आप कम से कम 110 या 115 बनाकर चलें, ताकि 110, 115 टारगेट बनाएंगे, 120 भी बना सकते हैं। इतना टारगेट बनाएंगे तो टारगेट से इंसान थोड़ा कम ही होता है। 110 बनाएंगे तो 105, 104 तक पहुंचेंगे, 115 बनाएंगे तो 107, 108 तक पहुंचेंगे, 120 बनाएंगे तो 110, 112 तक पहुंचेंगे। तो अभी आप किसी कैटेगरी को, इस पे आप ध्यान न दीजिए कि कितनी कट ऑफ जाएगी, कितनी नहीं जाएगी। अपनी पूरी एनर्जी के साथ आप तैयारी करें। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।